जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे किसी न किसी बहाने सभी पार्टियों और नेताओं का दलित प्रेम उफन उफन कर सामने आने लगा है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके बहाने नेताओं को खुद को दलितों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने का मौका भी मिला। यहां तक कि दलित प्रेम की जंग में सबसे पीछे दिखाई दे रही बीजेपी भी अब अपने सहयोगी आरपीआई के रामदास आठवले को आगे करके मायावती को चुनौती दे रही है और दलित वोट पर अकेले उसका हक नहीं है, ऐसा कह रही है। उधर मायावती ने दयाशंकर दाव के सहारे दलित स्वाभिमान की अलख पूरे जोर से चला रखी है, तो वहीं गुजरात में दलित युवकों की पिटाई के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बेहद सक्रिय और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी और केजरीवाल ऊना में पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी कराए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव सामने हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेताओं का ये दलित प्रेम महज वोट के लिए है? यूपी में दलित वोटर 21% के करीब हैं और इस बार इस 21% वोट बैंक के कई दावेदार हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या विकास और सामाजिक न्याय के जुमले वोट की सियासत के आगे छोटे पड़ जाते हैं और इसीलिए हमारे नेता बैक टू बेसिक्स की रणनीति क्या अपना रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना ये था कि अगर आप लोग मनुवाद का विरोध करते हैं तो फिर जो लोग मनुवाद का विरोध करते हैं, तो दलित समाज के लोग, दलित समाज के नेता, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान भी किया, लेकिन शायद होटोन के चक्कर में मायावती बुद्धिज्म को नहीं स्वीकार रही है। अगर मायावती सही अम्बेडकराइट है तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। और राजनीति तो चलती रहती है, सभी जाति के वोट लेने के बगैर हम नहीं चुन करा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी सभी बहुजनों को मतलब इकट्ठा करने की घोषणा उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन अभी उन्होंने अपना नाम भी बदलना चाहिए क्योंकि वो सभी जाति का वोट लेना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के बजाय सर्वजन समाज पार्टी करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, मतलब उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी का पहले गठन रहा है और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। बीजेपी के साथ अलायंस करके रिपब्लिकन पार्टी वो अपना खाता खोल देगी। अहम मुद्दा और इसी पर आज की हमारी बड़ी बहस है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी के प्रवक्ता, पीएल पूनिया, कांग्रेस के प्रवक्ता लखनऊ से, पंखुड़ी पाठक माफ कीजिएगा, ये प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु सिंह बीएसपी की नेता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक भारती अध्यक्ष नेशनल दलित ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। सबसे पहले डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के पास चलती हूँ क्योंकि आज का ताजा बयान जो आया है, हमने देखा अठावले जी क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तरह तरह की उन्होंने कटाक्ष किए मायावती पर कि बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, ये किया वो किया, मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा और जल्द ही कैंपेन करूंगा। इससे कहीं ना कहीं बू आ रही है कि दलित को वोट बैंक के तौर पर आप भी देखते हैं। लाख चाहे बात कर लें आप कि हम विकास के दम पर चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर शास्त्री, देखिए ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो भी अपनी योजनाएं और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं वो पहले दलितों के, गरीबों के, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के ही दरवाजे से दस्तखत देकर के आगे बढ़ रही है। मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ। परंतु आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, ये अठावले जी ने मायावती जी को जो बातें कही या उनसे जो अपेक्षाएं उन्होंने की, ये उनका अपना इंडिविजुअल मामला है। देखिए स्पष्ट है। लेकिन जहां तक मायावती जी की बात है, उन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन किया, पर हम नहीं समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी दलित समस्या के संदर्भ में कोई, लेकिन आपके सहयोगी है वो आज की तारीख में, आपकी कैबिनेट फैसला हुआ, आपके सहयोगी हैं, मंत्री है आपकी सरकार में, वो भी सामाजिक न्याय के एमओएस। नहीं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल वो हमारे एनडीए के एक सहयोगी पार्टनर हैं। बिल्कुल। और उनकी भी विचार जो उन्होंने दिया है उसको मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं, ये उनका अपना विचार है। नहीं तो आप इसे कंडेम नहीं कर रहे, तो सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं दावे के साथ उनके बयान को आप सही ठहराते हैं, उसको सेकंड करेंगे। सपोर्ट भी कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि नहीं, जो लोग अगर कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं वो स्पष्ट करें। अगर हिंदू धर्म में कोई कमियां हैं तो वो स्पष्ट बताएं, उसको दूर किया जाए या लोग दूर करें। हिंदू धर्म के जो सो कॉल्ड जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं,
जो संत हैं वो उसको दूर करें। देखिए शीतल जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है डॉक्टर अंबेडकर का जो एक बहुत बड़ी एक उनकी धरोहर है, उसको कब्जा करने की बात हो रही है। अब हकीकत तो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के स्मृति से संबंधित अगर हिंदुस्तान में कोई भी काम हुआ है तो उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे जन्म स्थान का उद्धार हो, चाहे उनके दीक्षा भूमि का हो, चाहे चैत्य भूमि का हो, पर डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के हैं, हर किसी के हैं। आप सडनली आप यूपी चुनाव से पहले इतना ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर का हाथ जताकर, उसका भी इतना ज्यादा मायावती और ये दलित, ये सब संदेह पैदा करता है कि आप दलित कार्ड खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, भरपूर खेल रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, बागी दल भी खेल रहे हैं। मैं कांग्रेस के पास भी चलूंगी, पीएल पूनिया के पास भी। पूनिया साहब, आप भी कहते हैं कि विकास की बात करेंगे, शीला दीक्षित को लेकर आए उत्तर प्रदेश। मैं एक सेकेंड मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो अंबेडकर के संदर्भ में हम लोग बातें कर रहे हैं, ये आज नहीं बात कर रहे हैं। अंबेडकर के संदर्भ में तो जैसे अंबेडकर जी का जन्म स्थान महू, उसका निर्माण कार्य तो आज से हम लोग 1991 में किए थे, 91 में शुरुआत किया था। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि आज हम लोग अंबेडकर प्रेम कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही, मेरा ये कहना है कि अब कुछ ज्यादा उम्र रहा है। पिछली बार जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब बना था। अशोक भारती छोड़ना ज्यादा नहीं, इनके मंत्री हैं रामदास अठावले, उन्होंने कहा अम्बेडकरवादी होने का मतलब है बौद्ध धर्म में कन्वर्शन करना। सोहन शास्त्री जी, आप हिंदू हैं, अम्बेडकरवादी हैं, अगर अम्बेडकरवादी हैं तो आप खुद क्यों नहीं कन्वर्शन करते बुद्धिज्म में? आपने सारा अम्बेडकर का काम किया, तो अम्बेडकर की एक बात मान लीजिए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं अम्बेडकर की ही बात आपसे कह रहा हूं। आप लोग तो अम्बेडकर को जिस तरह से समाज में रखे हैं, उनके विचार को, उनको आप लोगों ने खुद अम्बेडकर को एक तरह से बांट करके रखा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में जरूर मनुस्मृति जलाया था, पर आप क्या ये जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखित क्लीन चिट दिया था मनुस्मृति मनु को? उन्होंने स्पष्ट 1948 में किताब लिखा था, उन्होंने इसका नाम है रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ लीजिए, पर उन्होंने रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ लीजिए। आपके सहयोगी शिवसेना ने रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म को बैन किया था, जिसके खिलाफ 5 लाख लोगों ने बम्बई में प्रदर्शन किया था। उसके बाद सरकार को नाक रगड़ के वो बैन हटाना पड़ा। आप शिवसेना की बात छोड़िए, मैं तो सीधे आपका सहयोगी है, नहीं है वो आपका सहयोगी है ना, आपकी पार्टी का सहयोगी है, एनडीए का पार्टनर है। रामदास अठावले एनडीए का पार्टनर है, लिखित क्लीन चिट दिया था। आप चिंतक हैं, जरा ये तो बता दीजिए। नहीं, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं मेरे प्रश्न से। बहुत सवाल पूछा है। मनुस्मृति को डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया, लेकिन मनु को उन्होंने लिखित क्लीन चिट दिया। क्या ये आपको पता है? क्या बात नहीं दिया? अगर ये नहीं पता है, नहीं दिया उन्होंने। मैंने कहा ना, रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़िए। उन्होंने राम को सवाल किया, उन्होंने कृष्ण को सवाल किया, उन्होंने ब्रह्मा को सवाल किया। उन्होंने कहा अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कहा, पहली प्रतिज्ञा है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा। और 22 प्रतिज्ञाएं गिनाएं क्या आपको? 70 साल मतलब देश आजाद हो गया, मतलब आजाद होने के बाद भी गुलामी खत्म हुई। दलित, मुस्लिम और कमजोर वर्ग अभी भी गुलाम है। आपको वोट देते हैं, आप उनके वोट को यूज करते हैं, और उनके लिए करते क्या है? अब तो समय आ गया है कि सर, ये दलित, मुस्लिम और कमजोर वर्ग को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वोट किसको देना। राजा तो आप खुद बन जाते हैं, राजा खुद हमारा वोट लेते हैं और राजा आप खुद बन जाते हैं, और फिर हमें ही पिटवाते हैं। बताइए, आप हमें ही पिटवाते हैं। आप देखिए दलित महिलाओं के साथ, अभी मुस्लिम महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में क्या हुआ, दलित युवकों के साथ क्या हुआ, और फिर आप वोट की राजनीति करते हैं। दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। आपको केवल मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, आपको देश नहीं दिखाई देता। सर, देश की तो बात कर रहे हैं, अभी भी गुलाम है हम लोग, ऋतु सिंह को अभी भी बताना हम चाहता गुलाम है। बताइए, आप अभी भी गुलाम है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस पर आप लोगों ने कितना काम किया? बताइए, हिंदू कोड बिल में आपने जो जो लिखा, आज जो महिलाएं ये बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये अगर बाबा साहब ने तो ये तो अधिकार के लिए गुलाम है। आप केवल गुलामी की बात करते हैं। गुलाम, अभी भी हम गुलाम है, हमें पिटवाया जाता है। बताइए ना, हमें पिटवाया जाता है। हमारे साथ क्या होता है, आप लोगों की रिपोर्ट तक नहीं लिखते हम, मतलब दलित समाज के लिए क्या है,
इस देश में पिटाई कहाँ नहीं हो रही है? वोट लेने का राजनीति कहाँ नहीं हो रही है? सिर्फ आप राजनीति करते हैं वोटों की हमारे लिए, केरल में नहीं हो रहा है। जागरूक हो जाना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। और बहन जी ने इस आवाज को उठाया तो आप उनकी आवाज मतलब दबाना चाहते हैं। किसने सोचा? कांग्रेस ने सोचा, बीजेपी ने सोचा, किसने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। शीतल जी, हाँ, मैं रितु जी को जी मैं क्या जवाब दूं? अगर ये चुप हो जाए तो मेरी बात सुन लीजिए। रितु अब सुन लीजिए। बहन जी को हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री बनवाया उत्तर प्रदेश में, और बहन जी ने को बहुत अवसर मिला, कई बार अवसर मिला। पर एक रितु जी एक चीज बता दें, हमने भी तो दलित समाज ने, मुस्लिम समाज ने, कमजोर समाज ने मतलब आपको वोट दे के अपनी आपकी सरकार बनाई, उसके बाद आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया बताइए ना। आप भाग रहे हो, राजा तो आप लोग बन जाते हैं, राजा तो आप लोग बन जाते हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं, बताइए। पिटाई खाने के लिए हम हैं। अच्छा मैं बताऊं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बता सकती हैं कि आप भाजपा के साथ 2017 के चुनाव के बाद सरकार नहीं बनाएंगे? क्या आप दावा कर सकती हैं? आपने 3 बार सरकार बनाई है, दलितों का मानना यह है आप चौथी बार भी उनके साथ सरकार बना सकते हैं। और ये जो पूरा जो बहस दलितों का चल रहा है, ये आपका और बीजेपी का फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है। फ्रेंडली फाइट, बीजेपी के साथ हमारा ऐसा कोई फिक्सिंग नहीं है। हम दलितों के लिए लड़ाई करते हैं, मुस्लिम समाज आप बताइए कब लड़ाई लड़ी? तो मायावती के खिलाफ बयान दिया आपने, हमारी कानून व्यवस्था देखिए, हमें समय कितना मिला? सबसे ज्यादा 84 के बाद सबसे ज्यादा समय तो कांग्रेस और बीजेपी को मिला अधिकारों के लिए सड़कों पे किए। नहीं, 2 बार किया आपने, अभी से गुजरात में आवाज उठाई, एक बार जब लखनऊ में किया जागरण के खिलाफ, एक बार आपने अभी किया जब मायावती के खिलाफ टिप्पणी हुई। उसके अलावा आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर हमारा हमेशा हम दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, समर्थन करना। नहीं सर, ये आपकी गलत फहमी। आप बताइए ना कब कब किया आपने? अरे किया तो हमेशा अभी गुजरात में आंकड़े बताइए, तब आप मुझे बताइए कि क्या किया आपने, बताइए। अरे आपने हमारे 4 महीने सीमा जाटव नाम की लड़की थी कन्नौज की, उस कन्नौज की लड़की सीमा जाटव जो बहन मायावती की जात की लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ और बीएसपी का प्रत्याशी था जिसके लड़के ने बलात्कार किया, उसको अपहरण किया। बताइए आपने तब प्रदर्शन क्यों नहीं किया? सर अभी फिर बीजेपी ने क्यों प्रदर्शन किया बताइए ना। अभी तो बीजेपी के खिलाफ है, एक दलित व्यक्ति होने के नाते हम तो कह रहे हैं हम बीजेपी के खिलाफ है और आपके भी खिलाफ। आप दोनों पार्टी ये बता सकते हैं कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे? हम नहीं चाहते। आप कह सकते हैं कि मायावती सरकार नहीं बनाएंगी? आप बता सकते हैं नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगी। चलिए यहाँ बीच में पीएल पूनिया को भी और पंखुड़ी को भी शामिल करते हैं। पीएल पूनिया के पास चलती हूँ। पूनिया साहब, आपकी पार्टी भी तो बैती गंगा में हाथ धोने को एकदम तैयार बैठी है। अभी ऊना पहुंच गए आपके भी नेता। देखिए, हम कोई बहती गंगा में हाथ धोने की बात नहीं कर रहे हैं। जो दलित उत्पीड़न के जो मसले हैं, उसको दलित उत्पीड़न को मान के उसका विशेष रूप से उसमें क्या कमी रही, कहां जाती हुई, हम उसकी बात करते हैं। उसमें अनावश्यक रूप से राजनीति नहीं घसीटना चाहते और उसके आधार पर किस धर्म को अपना लिया जाए, किस धर्म को ना अपना लीजिए, वो बहस भी मैं नहीं समझता हूं कि ये जरूरी है। इस तरीके से हमने जो ऊना में गुजरात में जो घटना हुई, गुजरात में घटना गए थे भैया, जब गए हैं हमारे मेंबर वहां जाके आए हैं, सबसे पहले पहुंचे थे। अच्छा, इसमें भी होड़ लगी है कि सबसे पहले कौन पहुंचा? इसमें भी होड़ लगी है कि सबसे पहले कौन पहुंचा? इतनी ज्यादा आपत्तिजनक बात है, खास तौर से जो आपत्तिजनक बात। भैया बात सुनने दीजिए, बातें हैं, लेकिन उसमें गिरफ्तार कितने हुए? केवल 5 को गिरफ्तार करते हैं, फिर दबाव बनता है, फिर 16 गिरफ्तार होते हैं, और इसके अलावा बाकी का क्या होता है? जो बैटन जिससे मारा जाता है वो पुलिस के बैटन है, पुलिस के लोग वहां पर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तमाशबीन बन के बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हमारी मांग हुई कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते। इसमें आप बहस मत करिए, इस तरह बदतमीजी मत करिए। आप मुद्दे को भटकना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। आप एनजीओ होंगे तो आपका एनजीओ क्या धंधा पानी करिए, एनजीओ होकर अपना धंधा पानी करिए, और इस तरह से आपस में मत उलझिए। सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनका जवाब मुद्दे को भटकाइए मत। मुद्दे पे बात हो रही है, मुद्दे बात हो रही है
दलित उत्पीड़न की घटनाओं में आपकी रुचि नहीं है। दलित उत्पीड़न के किसी और को भी सुन लीजिए। कैसे अच्छा रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। पंखुड़ी पार्टी की प्रवक्ता, इसलिए अगर यही काम करिए। आज पूरा देश देख रहा है, सभी पार्टियों को उसमें यही किया है। एनजीओ महाराज, क्या आप लोग कोई किसी तरह थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाएंगे डिबेट में? किसी और को भी सुनेंगे क्या आप लोग दोनों, या मुझे आप दोनों की आवाज म्यूट करानी पड़ेगी? सुन लीजिए, पंखुड़ी पाठक कुछ कह रही है। पंखुड़ी जी देखिए, जो अभी हाल ही में हम राजनीति देख रहे हैं, दलित वोट बैंक, और ये शब्द मेरा बनाया हुआ नहीं, मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शब्द इस्तेमाल किया कि दलित वोट बैंक। तो ये जो दलित वोट बैंक की राजनीति हो रही है और इसमें सारी पार्टियां ये शामिल हैं, ये आज पूरा देश देख रहा है। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा से पूरी तरह से दलितों का मोह भंग हो चुका है और ये बात भाजपा भी जानती है। इसीलिए अब ये अठावले जी के कमेंट से कितना भी पीछे हाथ खींचे, लेकिन बात ये है कि ये सब कमेंट क्योंकि एक मंत्री से आ रहे हैं तो ये उनको उनसे अपने आप को अलग नहीं मान सकते हैं। अब जहां तक बात मायावती जी की है, मायावती जी दलितों के लिए कभी सड़क पे नहीं उतरती है। सिर्फ जब उनके ऊपर खुद बात आई, जब उनके व्यक्तिगत जब मुद्दा हुआ, उस समय उन्होंने आंदोलन किया। दलितों के साथ पिछले 2 साल से ज्यादती हो रही है, किस तरह से उनको सताया जा रहा है पूरे देश में जब से भाजपा की सरकार आई है। लेकिन मायावती जी आपने बीड़ा क्यों उठा लिया? आपने बीड़ा क्यों उठा लिया? आप बीड़ा उठा लेते, आपकी पार्टी आप बताइए ना, हम काम में सरकार रहेंगे, मतलब आज एक सेकेंड देखिए, ऐसे कोई प्लीज एक मिनट खामोश हो जाइए, सभी खामोश हो जाइए। क्या आप चारों एक सेकेंड का फायदा, अरे आप चारों एंकर की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक मिनट, डॉक्टर शास्त्री प्लीज, महिलाओं की डॉक्टर सोनकर शास्त्री 1 मिनट। पंखुड़ी कुछ कह रही थी जिसपे काउंटर था ऋतु का और मेरा कि आप इतना कह रही हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया तो आपने बीड़ा क्यों नहीं उठाया, उसका जवाब पंखुड़ी देंगी, फिर बाकी लोग बोलिए। शीतल जी देखिए, हम काम में विश्वास रखते हैं। ये जो पूरा दलितों का मुद्दा है, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर मैन्युफैक्चर किया गया मुद्दा है। एक तरफ जो अम्बेडकर सवाल का जवाब दीजिए कि दलितों का के लिए बीड़ा आपकी पार्टी ने क्यों नहीं उठाया? हम हमेशा ही दलितों, पिछड़ों, सताए के साथ हैं और हम लोग जमीन पर उनके लिए काम कर रहे हैं। जितना मैं आज के डेट में ये मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के दलित भी ये जानते हैं कि जितना उनके लिए समाजवादी सरकार ने किया है, मायावती जी ने उतना कुछ नहीं किया। सिर्फ मूर्तियां लगाने से दलितों का भला नहीं होगा, रोजगार से भला होगा, स्वास्थ्य सेवाओं से भला होगा, जब उनको एजुकेशन मिलेगी उससे भला होगा। वो काम हम कर रहे हैं और हम सारे वर्गों, हम कभी भी एक वर्ग की बात नहीं करेंगे। एक वर्ग की बात भाजपा करेगी, एक वर्ग की बात कांग्रेस करेगी, बसपा करेगी, हम कभी भी एक बार ये बात नहीं करेंगे। दर्ज होते रहेंगे। पंखुड़ी जी, आप अशोक भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने दलितों को नौकरी आप देते हो? दलितों के अत्याचार के आंकड़े इस साल के देख लें। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं। पूनिया जी सामने वो बता देंगे, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि 8000 से ज्यादा एट्रोसिटी की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं और समाजवादी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि दलितों पे जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं, पूरा यादवीकरण जो पुलिस का हुआ है वो दलितों पे अत्याचार की रिपोर्टें लिखते नहीं। हमारी पार्टी में से किसने अत्याचार किया है? शायद आप एक ही आंकड़े देख रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि भाजपा शासित जो प्रदेश हैं, अभी तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, झारखंड, वहाँ पर सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। आपकी स्टेट जो आपका तो राज्य, आपकी सरकार तो केवल उत्तर प्रदेश में, झारखंड में है नहीं, आपकी दूसरी जगह है नहीं, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं, देखिए आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं उनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन हमारी पार्टी क्यों नहीं जानती? आपको जानना चाहिए। जब आप ये दावा करती है कि पूरे देश में दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, सारी पार्टियां तो बता दिया कि गुजरात में और झारखंड राज्य की जहां तक हमारा आपकी जो सरकार, मैं जवाब दे रही हूँ
पूरे देश में भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग, उनके गुंडे जा के दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से इस देश में ना तो मुसलमान सुरक्षित है, ना दलित हो रहा है। आप क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा दे पा रहे? उससे कोशिश आप क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा दे पा रहे? अगर कहीं हम लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करी हो तो बताइए। अभी हाल ही में एक केस हुआ, उसी दिन गिरफ्तारी हुई है, तुरंत गिरफ्तारी हुई है। जहां पर कोई केस हमारे सामने आता है, लेकिन उस मानसिकता का क्या, किस मानसिकता के तहत ये अत्याचार हो रहे हैं? ये बीजेपी की, संघ की, बजरंग दल की, इनकी मानसिकता है जिसके तहत ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और इसके खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाने जरूरी है। ठीक है, बड़ी ही खूबसूरती से आपने उसको एकदम डाइवर्ट कर दिया अपने जवाब के साथ, लेकिन इसका मैं जवाब देना आपके पास आऊंगी, आप ही से जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये बड़ी बहस जारी। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज। बड़ी बहस ब्रेक के बाद फिर जारी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले समाजवादी पार्टी की पंखुड़ी पाठक ने कई सारे सवाल जो थे वो उछाले थे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की तरफ, बीजेपी की तरफ, कि जब से केंद्र में इनकी सरकार आई है अत्याचार बढ़े हैं तमाम तरह के समुदायों के खिलाफ। डॉक्टर शास्त्री, आप इसका जवाब देना चाह रहे थे। पीएल पुनिया जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ। देखिए, पंखुड़ी जी ने जो बातें कही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयारी करके नहीं आई है और हवा में बातें कर रही हैं। और कुछ बातें इन्होंने ऐसी कही है जिस पर मुझे आपत्ति है। इन्होंने जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर टिप्पणी की है, वो निंदाजनक है। साफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो गौरक्षक, बल्कि वहां के गौरक्षक जो पूरा आतंक मचाए बैठे हैं, ये किसके लोग हैं? आपसे जुड़े हुए नहीं है जी। आप बोल रहे थे बीएचपी, बजरंग दल या संघ से जुड़ा हुआ पाया जाता है और पूरे देश में इनका आतंक है। आप ना समझ रहे हैं पंखुड़ी जी, आप नहीं समझ रही हैं। आप मुझे ना समझ बोल लीजिए, लेकिन देश ना समझ नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। आप लोग क्या कानून व्यवस्था पे आपको विश्वास नहीं है कि आपने इन लोगों को खुला छोड़ रखा है? नहीं, बिल्कुल। ये अत्याचार किस पे कर रहे हैं? ये तो दलितों पे कर रहे हैं, माइनॉरिटीज पे। इनको बैन क्यों नहीं करते हैं? हो चुका उनका, इनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाते? मोदी जी मन की बात में कभी ये क्यों नहीं कहते कि इस तरह से इन लोगों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए? ये बात आपकी तरफ से क्यों नहीं कही जाती है? नहीं, इनको और बोल लेने दीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए, आप अब जवाब दीजिए। उन्होंने कह लिया, जो पूछ रहा था पूछ रही है वो। इन सब बातों का कोई जवाब भी नहीं है। ये बेकार की बातें कर रही हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। इनको और भी जितना हो बोलने दीजिए। नहीं, मैं बताती हूँ, जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि यही लोग हैं जो इनके लिए आने वाले चुनाव में कैंपेनिंग करेंगे, तो इनके खिलाफ ये बोल नहीं सकते। सब जानते हैं कि भाजपा के लिए कौन लोग हैं, कौन से संगठन हैं जो इनका चुनाव इन्हें लड़ाते हैं और जितवाते हैं, और इनके खिलाफ ये लोग कोई आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोग समझते हैं कि अठावले जी जैसे एक दलित मंत्री बनाकर और उनके द्वारा बयानबाजी कराकर दलित वोट बैंक को अप्रोप्रिएट कर लेंगे, लेकिन जो अत्याचार पूरे देश में दलितों पर हो रहा है उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दलितों ने भारी मात्रा में आपको 2014 में वोट दिए और आज पूरी तरह से वो आपसे नाराज है, उनका मोह भंग हो गया और ये जो आप लोगों की मनुवादी सोच है ये खुलकर सामने उभर के पूरे समाज में आज फैल गई है। और हर जगह, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, स्कूल में दलित बच्चों को जिस तरह से मिड डे मील की परेशानी आती है, कॉलेज में रोहित वेमुला जैसे मारे जाते हैं, जिस तरह का अत्याचार हर सामाजिक जीवन में हर जगह हो रहा है, ये आप लोगों की सोच की वजह से हो रहा है। आप नहीं जवाब देंगे, देखिए मुझे जवाब देने की बात नहीं है, लेकिन आज पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है, देश के सारे दलित आपसे जवाब मांग रहे हैं। आप किस किस को जवाब नहीं देंगे? और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह दीजिए कि हमारे पास जवाब नहीं है। मैं पंखुड़ी पाठक आपकी बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आपकी बातें बोगस है, बेकार हैं। बाकी तमाम लोग हैं, सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। शास्त्री जी, चुनाव में यही बातें दलित आपसे पूछेंगे, जिनको आप आज वोट बैंक जो कैप्चर करना चाह रहे हैं, यही बातें वो आपसे पूछेंगे
और तब आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। आज आप नेशनल टीवी पे मेरा जवाब मत दीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न करना है या अन्य लोगों को उठे हुए, मतलब आप ऐसे घटिया लोगों के जवाब में नहीं देना। ये आप कैसे बात कर रहे हैं डॉक्टर शास्त्री? घटिया लोग नहीं शीतल जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम डिबेट को आगे ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप प्लीज आप एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, मत इस्तेमाल करिए घटिया लोग। दयाशंकर जी की मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। यही तो मेरी गलती है। मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं। ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूं भाजपा के नेताओं में है, जिनके प्रश्नों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मुझे आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। लोग ये सीधे कह रहे हैं कि भाजपा के और आरएसएस के लोग गुंडे हैं। बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं अपेक्षा है तो मैं उठता हूँ। मैं ये बड़ी विनम्रता से आपसे ये छोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर शास्त्री जी आप देशद्रोही हो जाता है, कभी वो घटिया हो मुझे आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी डॉक्टर शास्त्री। अशोक बड़ी विनम्रता से शास्त्री जी आपको पूछना जनता चाहता ने हूँ, चुना है जवाब देने के लिए, आपकी जवाबदेही नहीं है क्या कोई? बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूँ शीतल जी कि जो गुजरात में हुआ, आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, और मेरे प्रश्नों मध्य प्रदेश में हुआ, ये तो इनको शांत कराइए। गो रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी है, शीतल जी आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे? क्या केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? शीतल जी, क्या आपके पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? गो रक्षा का जो मसला है, छोड़ दूं, उठ जाऊं? सुन लीजिए अरे सवाल तो सुन लीजिए। अगर शीतल जी आप जैसे लोग उठे जाएंगे, तो मैं उठने चाहता हूँ। एक सेकंड, आप सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपसे करना चाहता हूँ। अरे सवाल तो हाँ बताइए, क्या सवाल? आपसे पूछिए मुझसे क्या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपके सामने पंखुड़ी जी ने जिस प्रकार से कही कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, आप बताइए क्या ये सही बात? सालों से अपने लिए सुनते आए हैं, हम तो किसी डिबेट से उठकर नहीं चाहते। प्रश्नों का उत्तर हम दें? हम तो आज तक नहीं उठे, हम तो हमेशा अपना जवाब देते हैं। नहीं, आप लोग आपके तो बारे में एक रोहित वेमुला ने सवाल उठाया था, स्वीकार करते हो, लेकिन हम नहीं स्वीकार करते हैं। नहीं तो उस पर आप अपनी आपत्ति स्वीकार नहीं करता हूँ। रोहित वेमुला के 1000% किसका मुंह बंद कराइए? एक सेकंड, चुनाव में तो जनता आपसे जवाब मांगेगी। डॉक्टर शास्त्री उस पर आप अपनी आपत्ति जता चुके हैं। मैंने ये कह दिया कि किसी भी, मैंने ये कह दिया है, सोच है तो मैं नहीं है शास्त्री जी, ये शब्द आपके। डॉक्टर शास्त्री, हम ऐसे शब्दों का चयन हमारा नहीं होता है, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो संस्था है जिसके बारे में अगर घटिया बातें कही जा रही है तो कैसे उसका जवाब दिया जाए? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं शास्त्री जी, आरएसएस है जिसने हिंदू कोड बिल के ऊपर दिल्ली में रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था। सार्वजनिक रूप से सम्मान महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ बोला जाता है। आपके तो लोगों ने जवाब दिया जाए? उनका पुतला जलाया था, और अगर आज बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं आप भी अगर कह रहे हैं तो बाबा साहब ने भी कहीं भी आरएसएस की कहीं कोई बुराई नहीं किया है। आरएसएस नहीं बिल्कुल नहीं कहा था शीतल जी। क्या बात कर रहे हैं? सभी ने सुना था, बिहार में देखा था, आरक्षण की बात करी थी। अभी कर देना चाहता, बिहार में पूरा देश सुन चुका है। डॉक्टर शास्त्री क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल खत्म करने की बात कही है शास्त्री जी। हम ये मानते हैं आप आरक्षण के समर्थक हैं। नहीं, गलत बात बोला जा रहा है शास्त्री जी। गलत तथ्य, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहता हूँ आप चलिए आरक्षण के समर्थक हैं, आपकी सरकार आरक्षण की समर्थक है। एक मिनट, वो काम कर दीजिए, आरक्षण का बिल संसद में पारित कर दीजिए और रिजर्वेशन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है हम लोग उसको बहाल कर दीजिए। आप आरक्षण के समर्थक है, मान लिया हमने, ये दो काम कर दीजिए। समर्थक होने के नाते दो काम कर दीजिए। आप इसका सुनेंगे, इसका उत्तर सुनेंगे? जी बिल्कुल। नहीं, मैं इसका उत्तर सुनेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बार सरकार थी केंद्र में और 98 में से और 99 में जब 2 बार सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय दलित सभी सांसदों की, सभी दलों के सांसदों की बैठक की गई थी और बैठक में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में अगर रिजर्वेशन की संभावनाएं हैं तो उन संभावनाओं को तलाश किया जाए, और उस समय यह काम आगे बढ़ा था। और आज भी हमारी सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं देंगे। आज भी इसकी टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उस पर चर्चा हो रही है और हमारा पूरा विश्वास है कि अगर जनहित में, दलित हित में ये बातें हैं
तो उसको भी सरकार विचार करेगी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश में बहुत सी लोगों की सरकारें रही हैं, बहुत सी पार्टियों की सरकारें रही हैं, क्या वो इस संदर्भ में एक कदम आगे बढ़े हैं? लेकिन हमने आपसे प्राइवेट सेक्टर में जाति आयोग के अध्यक्ष थे, उन तमाम को तलाश करने के लिए आगे कदम भी बढ़ाया है। यदि आप दलितों के बारे में कोई नीति लाना चाहते हैं, आप अनुसूचित जाति आयोग से चर्चा करते हैं। पूनिया जी अध्यक्ष हैं, वो बैठे हैं। क्या आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण पर कोई भी पहलकदमी अनुसूचित जाति आयोग के पूनिया साहब चेयरमैन को भेजी है? अगर नहीं भेजी तो इस झूठ को बंद कीजिए, इस झूठे प्रचार को बंद कीजिए। ठीक, अशोक जी बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं बस बहुत संक्षिप्त में आपको दे देना चाहता हूं। पूनिया जी तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है ना, और ये संवैधानिक पद होता है ना। संवैधानिक पद का पर रहने वाला चेयरमैन, अध्यक्ष क्या किसी पार्टी का प्रवक्ता हो सकता है? अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता है तो हम इनसे क्यों बात करें? हम तो अनुसूचित जाति के चेयरमैन से बात करना चाहते हैं आयोग के, लेकिन हम कांग्रेस के प्रवक्ता से क्यों बात करें? और क्या आपने कभी ये बात किया है? आप चेयरमैन से पूछिए ना, प्रवक्ता से मत पूछिए। आयोग का चेयरमैन चेयरमैन से पूछिए, पार्टी का प्रवक्ता क्यों हो सकता है? जवाब नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष से पूछिए। नहीं, आप मध्यस्थता कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पूछिए ना, चेयरमैन से क्या पूछूं? वो क्या जवाब देंगे? वो तो गलती कर रहे हैं। अगर आप इतना दम था, मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि वो प्रवक्ता हैं, तो आपने उनको हटाया क्यों नहीं अध्यक्ष पद से? हटा देते उनको, क्यों रखा हुआ उनको? अगर आपको इतनी आपत्ति है उनके अध्यक्ष बने रहने से, तो हटाया क्यों नहीं आपने उनको? यहाँ भी क्योंकि देश का संविधान ये कहता है कमीशन कि वो प्रवक्ता भी रह सकते हैं, आपको वो सांसद भी रह सकते हैं, अगर वो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह सकते हैं। जवाब तो ले लीजिए, दीजिए जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन प्रवक्ता नहीं हो सकते। कहाँ लिखा है साहब, बताइए ना। नहीं हो सकते। कहाँ लिखा है, बताइए ना, कहाँ लिखा है? चलिए पूनिया साहब, तो प्रवक्ता रहे, पूनिया साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं। इस पर बनती है पूनिया साहब की रिएक्शन। काफी देर से कुछ जोड़ना भी चाह रहे हैं। ये तो परंपरा रही है और ये देश परंपराओं पर चलती है। क्या पीएन पूनिया हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है उनसे हमारा कनेक्शन कट गया, वो हमें नहीं सुन पा रहे। फिर अशोक जी, आपसे मेरा एक सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 60 जो मतलब हमारे पास आंकड़े उसके मुताबिक 60% दलित इस देश के साक्षर हैं, ठीक है, समझ रखते हैं, उन्हें मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर ये तमाम दल जो इस तरह से लगे हुए हैं, उनमें होड़ मची हुई है उनको बरगलाने की, उनको अपनी तरफ लुभाने की, वो क्यों नहीं इसमें एक अपनी राय बना पाते? वो क्यों नहीं बुद्धि ये पूरी इस्तेमाल करके जो सही है उस पर आगे बढ़े? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्यों ये लोग बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं? ये गलतफहमी है कि दलितों को कोई भी पार्टी बरगला सकती है, क्योंकि इस देश में गुप्त मतदान की व्यवस्था है। किसी को नहीं पता दलित कहां वोट देता है, किसी को नहीं पता अपर कास्ट कहां वोट देता है, किसी को नहीं पता लोअर क्लास कहां वोट देता है, अपर क्लास कहां वोट देता है। ये केवल हमारे एस्टिमेशंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, 73 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, ये बिना दलितों के आए क्या? दलित बाकायदा सोचता है कि अगर उसको सरकार बदलनी होती है तो कोई ताकत, किसी का वोट बैंक काम नहीं करता। वो ताकत, दलितों का जो ताकत है वो सरकार बदलता है। दलित ये देखता है कि कौन सी सरकार उसके हक में काम कर रही थी या आने वाले समय में कर सकती है। वो एक एक नीति पर ध्यान रखता है और वो एक एक नेता के बयान पर भी ध्यान रखता है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, दलित साक्षर हुआ है, दलित राजनीतिक तौर पर भी साक्षर हुआ है। इस देश में बहुत सारे साक्षर लोग ऐसे हैं जिन्हें राजनीति की कतई समझ नहीं है। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और अब हमारे साथ पीएल पूनिया कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। और पूनिया साहब, यहाँ ये चर्चा हम लोग ब्रेक में कर रहे थे और अशोक जी भी बता रहे थे कि दलितों से जुड़ी योजनाओं या उनकी बेहतरी के लिए जो काम किया जाना चाहिए उसकी याद आपकी सरकार को भी सरकार जाते जाते आई या विपक्ष में बैठ के आ रही है। 10 साल आप सत्ता में रहे, तब आपने कुछ नहीं किया और आज आप भी दलितों को याद कर रहे हैं क्योंकि वोट दिख रहा है। देखिए शीतल जी, एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो पैनल पर जो हमारे योग्य साथी हैं वो बोल रहे थे तो मैं चुप था, तो मेहरबानी करके
1 मिनट बोलूंगा तो इसलिए मेरी बात को सुन लिया जाए। और दूसरा, सोनकर शास्त्री जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, और उनको जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे उसको गरिमापूर्ण ढंग से उसका जवाब दे देते तो ज्यादा बेहतर था। दूसरा, बहुत से सवाल ऐसे हैं, मैं हर बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन बहुत से सवाल ये है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि गुजरात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगह उत्पीड़न की घटना आ रही है। सब जगह ये शिकायत मिलती है कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से नहीं की, तो इसका तो जवाब देना चाहिए। भारती जी ने जो पूछा कि जो समस्याएं हैं जो दलितों के उत्पीड़न से संबंधित या दलितों को सम्मान दिलाने संबंधित, जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए आपने कहा कि प्रस्ताव आपने भेजा कि नहीं भेजा, आप उसको बचने के लिए कि आप नहीं भेजने का कमिटमेंट भी नहीं दे सकते, तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के वहां पर बैठे इसलिए नहीं कर सकते, तो कांग्रेस के तो राष्ट्रपति जी भी बैठे हैं, उनके यहां तो रोज ऑर्डिनेंस भेजते हैं, रोज कानून बनाने के लिए भेजते हैं। तो कृपया करके संविधान की मर्यादा रख के, संवैधानिक पे विश्वास रखते हुए उसके हिसाब से काम करो। आप मनुवाद तो चला गया, मनुवाद के खिलाफ तो लड़ाई है ही है, और मनुवाद खत्म होना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर बहस नहीं हो। और जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को इसमें विशेष रूप से पहल करनी चाहिए थी, और इतना गंभीर घटना हुई है, उनके अपने प्रदेश गुजरात में हुई है, उनकी अपनी सरकार के गुजरात में हुई जो दुर्घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है दलित उत्पीड़न की, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। 20 बार मन की बात का कार्यक्रम हो चुका है, तो 20 की बार में एक बार भी दलित उत्पीड़न का मुद्दा लेकिन उनके सामने जहन में मुझे अपनी बात रखने का वक्त खत्म हो चुका है, या दलित समाज